नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो हमारी जो वर्ण विचार वाली जो क्लास हुई वो उसमें हमने सारणी पढ़ी। सारणी किस प्रकार से, सारणी के अंदर कौन से वर्ण रखने हैं, बाहर कौन से वर्ण रखने हैं, वह स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का है, सघोष व्यंजन, तिचोपांत है, स्वरा, सघोषा, द्विचय, उष्म, महाप्राण, उच्चारण स्थान पढ़े, लुंठित कौन सा है, प्रकंपित कौन सा है, अर्धस्वर कौन सा है, काकल्य कौन सा है, नाभिक्य कौन सा है, उत्क्षिप्त कौन सा है, अयोगवाह कौन सा है, उदासीन कौन सा है, स्पर्श व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ कौन सा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। हमने एक एक वर्ण के बारे में विशेष जानकारी ली है। इसके अलावा अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो टॉपिक जो है संज्ञा। क्या स्टार्ट होने जा रहा है? संज्ञा। तो संज्ञा टॉपिक पढ़ने से पहले जो हमें जानना जरूरी है, संज्ञा टॉपिक पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है कि ये संज्ञा शब्द जो है वो, क्योंकि हमें कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। परिवर्तन का मतलब होता है विकार। तो विकार और परिवर्तन को जानना जरूरी है। तो विकार या परिवर्तन के आधार पर जो शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द, जो आपको आगे लिखा हुआ मिलेगा। अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, यानी जिनका रूप परिवर्तन होता रहता है, परिस्थितियों के अनुसार वो बदलते रहते हैं। जैसे मान लो कोई संज्ञा शब्द, अच्छा ये होते कितने हैं? ये चार प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा शब्द में मैंने एक संज्ञा शब्द लिया लड़का, तो इस लड़का शब्द को आप चाहो तो बदल सकते हो लड़के, इसी तरह से आप इसको बदल सकते हो लड़कों, इसी तरह से आप बदल सकते हो, क्या बदल सकते हो? लड़की। यानी कुल मिला के ये बदलते रहते हैं। फिर जब हम बात करते हैं सर्वनामों की, तो जैसे सर्वनाम है मैं, तो मैं से हमने बना दिया मेरा, मेरा से मुझे, है ना, मैंने। इस प्रकार से समझ रहे हो आप बात? इस प्रकार से जो है वो ये परिवर्तन होता रहता है। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विशेषण, जैसे मैंने लिखा अच्छा, है ना, ऐसे ही अच्छी, ऐसे ही अच्छे। समझ गए बात? तो जब इनमें परिवर्तन हो रहा है, एक ही शब्द में परिवर्तन हो रहा है, तो ये विकारी शब्द हैं। क्रिया में जैसे हमने कह दिया खाता, ठीक है, इसी की तरह हमने कह दिया खाते, इसी की तरह हमने खाना खाती, तो कुल मिलाकर परिवर्तन हो रहा है। तो जहां परिवर्तन होता है वो होते हैं विकारी शब्द। फिर बात करते हैं अविकारी शब्दों की। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द जिनमें अविकार यानी विकार उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इसे अव्यय भी बोलते हैं। अव्यय बोलते हैं मतलब अव्यय, जिनका व्यय न हो, जो किसी भी तरह से मतलब परिवर्तित न हो, वो कहलाते हैं अव्यय। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी। चलिए चेक करते हैं क्या ये बात सत्य है क्या। मैंने एक वाक्य लिखा, सुरेश, सुरेश तेज दौड़ता है, सुरेश तेज दौड़ता है, ठीक है। और जो सीमा है वो तेजी दौड़ती है, सीमा जो है वो तेजी दौड़ती है। अब आप में से किसी का नाम होगा तो वो ये मत समझे कि मेरे बारे में कह रहे हैं। हम तेज दौड़ते, हम तेजों दौड़ते हैं, हम तेजों दौड़ते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? सुरेश है वो तेज दौड़ता है, सीमा है लड़की है इसलिए तेजी दौड़ती है, हम सब तेजों दौड़ते हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यह अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। सुरेश भी तेज दौड़ता है, सीमा भी तेज दौड़ती है, और हम सब भी क्या दौड़ते हैं? तेज दौड़ते हैं। जैसे कैलाश, कैलाश कल आएगा, कैलाश कल आएगा, और कैलाश कल आएगा, और कृष्णा, कृष्णा जो है कल ही आएगी, कृष्णा कल ही आएगी, और हम कलों आएंगे। क्या ऐसा हो सकता है क्या? बोला सर गुरुजी एड हो तो कौन सके, बाकी थे कर दो तो थानो ठाक हो नहीं। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो हम कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्या नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अविकारी शब्द जो होता है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। ये भी चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण आप जानते हैं, क्रिया विशेषण भी चार प्रकार के हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, जिनकी व्याख्या हम आगे पढ़ेंगे। संबंध बोधक होते हैं जो वाक्य की संज्ञा का अन्य
जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उनसे संबंध बताते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, विश्लेषण पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय जो दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने वाले हैं। विस्मयादि बोधक जिनमें हर्ष मतलब जो फीलिंग्स को दर्शाते हैं वो विस्मयादि बोधक होते हैं। निपात जो होते हैं वो भी, ही तक किसी बात पर जोर देने के काम आते हैं, तो इनका विश्लेषण हम लोग बाद में पढ़ेंगे भी। अब बात करते हैं पहले टॉपिक, और पहले टॉपिक का नाम है संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा है क्या? देखो संज्ञा यहां क्या लिखा हो, संज्ञा का जो शब्द है वो सम धन ज्ञा के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक ज्ञान। अर्थात किसी भी, सम्यक का मतलब संपूर्ण, अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध कराने वाली चीज जो है वो संज्ञा कहलाती है। हम तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, जो जोर देते हैं कि सर आप जो है हमें लिखवा दो, हमें लिखना है। तुम तीसरी क्लास से संज्ञा लिख रहे हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज तक प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो फिर लिखने से क्या उखाड़ लिया? लिखने से अगर समझ आता है ना, तो दुनिया में इतना लोग लिख रहे हैं, न जाने कितना कागज हम लोगों ने खराब कर दिया है ना, लेकिन पार नहीं पड़ी ना। हमेशा व्याकरण जैसी चीजें होती है, आपको मोबाइल में आप देख रहे हो सारे क्लासेस वगैरह, तो आपको आसपास चाहे कोई बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, ठीक है, उस पर थोड़ी नजर रहनी चाहिए, छोटे बच्चे होते हैं, जो भी बहनें देख रही क्लास, लेकिन आपका कंसंट्रेशन तगड़ा रहना चाहिए कि हाँ ये चीज जो समझाने जा रहा है ये क्या लॉजिक है इसके पीछे, कि मतलब ये जिंदगी में कभी प्रश्न आता है तो गलत नहीं हो, ये चीज बहुत जरूरी है। समझ गए बात आप? तो लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब जैसे एक सवाल उठ रहा है, कल भी कमेंट में था, सर आप नोट्स कैसे दोगे, आप नोट्स कैसे दोगे? तो देखिए आज से मैं ये जो पीपीटी है, कुछ बच्चे चाहते हैं पीपीटी जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाए। चलिए आज से संज्ञा से जो है अपने आपको जीजीडी जो प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल है वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, पीपीटी मिल जाएगी। लेकिन समझ रहे मेरी बात? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट करेंगे, व्यवस्थित टेस्ट सीरीज, तो उसके साथ में इस बार गौरव सर ने यह बोला है कि सर आप अपने जो व्यवस्थित नोट्स हैं व्याकरण के, तो टेस्ट सीरीज में आप अपने व्यवस्थित नोट्स भी उपलब्ध करवा देना, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जैसे अपने विलोम शब्द है, पर्यायवाची है ना, ये सारी चीजें होती है जो क्लास में कोई अपने चर्चा पर्यायवाची तो करवाने से रहे, तो इनके व्यवस्थित और इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। तो व्यवस्थित नोट्स भी मैं टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट करूंगा तो व्यवस्थित नोट्स भी वहां पर आपको जो वितरण करवाएंगे, जो टेस्ट सीरीज लेगा उसके साथ में नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। बाकी जो ये पीपीटी है ये उपलब्ध करवाने का मेरा पूरा प्रयास है, ठीक है। लेकिन ये कब करवाएंगे? जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, यानी आज संज्ञा की क्लास है, कल भी संज्ञा की क्लास है, तो कल आपको ये संज्ञा टॉपिक जो है उसकी पूरी पीपीटी एक साथ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, तो संज्ञा शब्द का अर्थ सम धन ज्ञान सम्यक ज्ञान, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति स्थान भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आप इस चीज को यूं भी ध्यान रखो कि संज्ञा जो शब्द है उसका कहीं ना कहीं आपने किताबों में पढ़ा है, संज्ञा का मतलब होता है नाम, यानी संसार में जो वस्तु धरती के अंदर है, बाहर है, आसमान में, ऊपर है, नीचे, दाएं, आगे, बाएं, पीछे, हर जगह जो वस्तु जिसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो केवल कल्पना है या कल्पना नहीं है, यथार्थ है, कोई भी चीज, उस चीज का नाम है। अब सोच के देखो संसार में कितनी वस्तुएं हैं, सबका कोई ना कोई नाम है। मेरे हाथ में ये है, ये पेन है, ये बोर्ड है, ये मोली है, धागा, ये उंगली है, हाथ है, पांव है, दांत है, आंख है, कान, हर चीज का कोई ना कोई नाम है। और नाम है इसका मतलब हर शब्द में क्या है? संज्ञा है, यानी इसका समुदाय बहुत बड़ा है। इसीलिए आजकल इस संज्ञा को महानाम भी कहा जाता है। महानाम मतलब इतने नाम है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, है ना। तो ये तो समझने वाली बात है। अब जैसे कोई स्त्री है, स्त्री शब्द भी है, वो भी तो एक नाम है ना। पुरुष भी एक नाम है, मेज भी एक नाम है, चित्र भी नाम है, नगर, देश, जवानी, मिठास, ये सब नाम है। और हर चीज का नाम आप लोगे, जैसे मैंने नाम लिया, ये जो क्या शब्द है, इसमें भी संज्ञा है, इसमें भी संज्ञा, हर चीज का नाम है। मैंने चीज नाम लिया, चीज में भी संज्ञा है, संज्ञा हर चीज में होगी। जानना क्या है? जानना यह है पहले तो कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब कुछ कहेंगे सर हमने किताबों 5 पढ़ा है, हमने सर अंग्रेजी के आधार पे 5 होते हैं। तुम अंग्रेजी से, संस्कृत से, मुझे नहीं पता। हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है व्यक्तिवाचक। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है।
दूसरा कौन सा है? जातिवाचक। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। तो व्यक्ति, जाति, भाव, ये 3 प्रकार की संज्ञाएं आपको देखने को मिलेगी। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और माने गए हैं, जिन्हें द्रव्यवाचक और समूहवाचक कहते हैं। ये तो हुआ एक छोटा सा वर्गीकरण, जो बेसिक जानकारी है, जो आपको पहले से भी थी, कोई नया मैंने नहीं बताया है। अब हम समझेंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना जो है वो ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसमें अपने टॉपिक को जैसे चाहे वैसे समझा सकते हैं, जिस प्रकार के उदाहरण चाहें। वरना ये तो क्या होता है, प्री स्क्रिप्टेड होता है पहले से, कि जो नोट्स हैं उनकी पीपीटी तैयार होती है और फिर हमें पढ़ाना होता है। तो सबसे पहले आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का अंतर समझें, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जातिवाचक शब्द आए ना, वहां आपके दिमाग में एक शब्द चलना चाहिए, संपूर्ण। क्या चलना चाहिए? संपूर्ण। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा साफ है, नजर मत लगाना, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? हां, तो क्या हो? संपूर्ण। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जहां नाम आए, वहां आप एक नाम याद रखना, विशेष। क्या याद रखना? विशेष। तो ये 2 ध्यान रखो। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा कहां होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध हो। मतलब ये शब्द सुनते ही दिमाग में ये आएगा कि किसकी बात कर रहा है। जैसे मैंने कहा, यार वो नदी बहुत लंबी है, आपके दिमाग में क्या है? कौन सी भाई? संसार में तो बहुत नदी है। किस नदी की बात कर? यमुना, गंगा, यांगटी, सिक्यांग, अमेजन, सी, किसकी बात कर रहा है? मैंने कहा गंगा। मैंने जैसे ही बोला नदी बहुत लंबी है, नदी शब्द में दुनिया की तमाम नदियां शामिल है। जिस शब्द में दुनिया की तमाम चीज शामिल हो जाए, वही वस्तु शामिल हो जाए, उस शब्द में जातिवाचक होती है। लेकिन जब उस संपूर्ण में से एक विशेष निकाल ली जाए, तब वहां होती है व्यक्तिवाचक। नदियां, लेकिन जैसे मैंने कहा गंगा, अब क्या हो गई? नदी विशेष हो गई। अब क्या हो गई? नदी विशेष हो गई। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते मैंने कहा लड़के खड़ा हो जा, लड़के खड़ा हो जा। पीछे लड़के बैठे हैं, एक भी खड़ा नहीं होगा। बोला, एक दूसरे की तरफ देखेंगे, भाई सर किसको कह रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा लड़के खड़ा हो जा। लड़का शब्द में दुनिया के तमाम लड़के शामिल हैं। आप जो क्लास देख रहे हो वो भी लड़के शामिल हैं, और जो गलियों में घूम रहे हैं वो भी लड़के शामिल हैं। अभी जैसे बीकानेर में पतंगों का माहौल है, तो पतंग लूट रहे हैं, वो भी लड़के शामिल हैं। जो लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे हैं वो भी लड़के शामिल हैं। जो आराम से सोते सोते पढ़ रहे हैं वो भी लड़के शामिल हैं। जो मजदूरी कर रहे हैं वो भी लड़के शामिल हैं। पाकिस्तान में जो आतंकवादी की ट्रेनिंग ले रहे होंगे वो भी लड़के शामिल हैं, है ना? दुनिया के तमाम लड़के, हमारे जो मतलब आसपास विद्यालय में, बाहर मैदानों में जितने भी लड़के हैं, वो लड़के इसमें क्या हैं? शामिल हैं। अब मैंने कहा सुरेश खड़ा हो जा। अब उस लड़के को मैंने क्या नाम दे दिया? एक विशेष नाम दे दिया। अब मैंने उस लड़के को क्या नाम दे दिया? एक विशेष नाम दे दिया। दिया कि नहीं दिया? तो अब ये लड़का, ऐसे ही मैंने कहा कुत्ता। मैंने क्या कहा? कुत्ता शब्द। तो कुत्ता शब्द में दुनिया के तमाम कुत्ते शामिल हुए कि नहीं हुए? आपके घरों में जो पाल रखा है वो भी कुत्ता शामिल है, मेरी गली में जो घूम रहे हैं वो भी कुत्ते शामिल हैं, इसी की तरह जो पुलिस में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भी कुत्ते शामिल हैं, बाहर कोई सड़क पे मरा पड़ा है, गाड़ी के नीचे हैप्पी बर्थडे हो गया, वो भी कुत्ता शामिल है। दुनिया के तमाम कुत्ते इस कुत्ते शब्द में शामिल है। लेकिन मैडम ने एक कुत्ता पाल रखा, हाँ बिल्कुल मैडम आपकी बात कर रहा हूं, मैडम ने एक कुत्ता पाल रखा है, उसका नाम उन्होंने रख रखा है जैकी। क्या रख रखा है? जैकी। अब ये जो जैकी है ये क्या हो गया? एक कुत्ता विशेष हो गया, क्योंकि मैडम ने उस कुत्ते का क्या कर दिया? नामकरण करवा दिया। तो अब ये कुत्ता क्या हो गया? विशेष हो गया। तो अब भाई ये लड़का था, लड़के का नाम सुरेश निकाल दिया, कुत्ता था, कुत्तों में एक कुत्ता है जिसको जैकी। अब उस जैकी को अगर कोई कुत्ता कहे तो उन्हें बुरा लगता है, भाई हमारा परिवार का सदस्य है, आप इसे जैकी कहिए। समझ रहे हो बात आप? इसी तरह से मान लो गाय शब्द है, तो गाय शब्द क्या है? तो ये भी है जातिवाचक। बोला सर कैसे? आप गांव से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको पता है, हम जो हैं गायों का भी नाम रख देते हैं, श्यामा, टीकली, है ना, आप बुरकी, आप पता नहीं अजीब अजीब नाम रख देते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो हम गायों का भी नामकरण कर देते हैं। तो वो क्या हो गई? वो विशेष हो गई गाय। वो क्या हो गई? वो गाय विशेष हो गई। गाय, श्यामा वगैरह ये विशेष हो गई। इसे अब दिमाग में कईयों के आ रहा होगा,
सर अगर गाय जातिवाचक है तो फिर जानवर क्या है, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं आगे दूंगा, आगे और बताएंगे, अभी तक टॉपिक चल रहा है, क्योंकि डाउट्स होते हैं ना बीच में, जो डाउट आए उनको संयमित होकर अपने अंदर रखें। एक बार टॉपिक पूरा होने तक मैं सारे डाउट्स आपके बिना कहे मैं क्लियर करवा दूंगा। गाय का मतलब होगा श्यामा। ऐसे ही मैंने घर पे कहा कि कल मैं शहर जा रहा हूं, घर वालों ने पूछा किस शहर है, किस शहर जा रही है? शहर दुनिया के तमाम शहर शामिल हैं, दुनिया के तमाम शहर शामिल हैं। कल मैं जो है पाली जा रहा हूं, कल मैं बीकानेर जा रहा हूं, कल मैं जयपुर जा रहा हूं। तो अब ये क्या हो गए, ये शहर विशेष हो गए, नगर विशेष हो गए, हुई नहीं? मैंने कहा राजधानी, राजधानी, अब राजधानी शब्द में दुनिया की तमाम राजधानियां शामिल है, लेकिन एक राजधानी जिसे हमने कह दिया दिल्ली। अभी तो पूछ रहे राजस्थान की राजधानी कौन सी है, तो कंफ्यूज तो नहीं हो, पश्चिमी जयपुर है, पूर्वी जयपुर है, कौन सा जयपुर है, लेकिन कुल मिला के क्या है तो सही, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा देखो तुम लोग है ना, कल एक काम करना, क्लास में बच्चे बैठे हैं, 9वीं क्लास में पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मैंने कहा बच्चों कल तुम पुस्तक लेके आना। गुरु जी पुस्तक? कौन सी पुस्तक भाई, क्या लेके आना? पुस्तक। अरे पुस्तक किसी, पुस्तक में दुनिया के तमाम पुस्तकें शामिल है, कौन सी पुस्तक लानी है बताओ तो सही, पुस्तक लेके आना। अरे तुम लोग है ना क्षितिज वाली जो बुक है ना वो लेके आना। अब ये क्या हो गई, किताब विशेष हो गई। पुस्तक में तो अंग्रेजी, गणित, मैथ, साइंस सब आ जाता है, लेकिन यहां पर बात पुस्तक की नहीं हो रही है, यहां पे बात किसकी हो रही है? यहां पे बात हो रही है केवल क्षितिज की। विशेष हो गया। मैंने कहा, क्या कहा मैंने कहा कि वो ग्रंथ दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ, सबसे संक्षिप्त लेकिन सबसे ज्यादा सार गर्भित ग्रंथ है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें से दुनिया ने सबसे ज्यादा सीख ली है। बड़े बड़े विद्वानों की जो सेंटेंस है, जो उनकी बातों की गहराई है, वो उस ग्रंथ में मिलती। अरे तू कौन से ग्रंथ की बात कर रही हो? है ग्रंथ तो बहुत है, हिंदू धर्म में भी बहुत से ग्रंथ है, मुस्लिम धर्म में भी बहुत, ईसाई धर्म, किस ग्रंथ की बात कर रहा है? अरे साहब मैं उस ग्रंथ विशेष गीता की बात कर रहा हूं, जो कर्म का संदेश देती है। कल भीमराव अंबेडकर जयंती भी गई, उन्होंने क्या, भाग्य के सहारे मत बैठो, मैं भाग्य से ज्यादा कर्म को प्रधानता देता हूं। जितने भी विद्वान हैं उनका जो, उनकी जो बातों की गहराई है वो आपको गीता में मिलेगी। चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर्म का संदेश दे, मतलब विद्वान हमेशा, विवेकानंद हो, कर्म का संदेश देते हैं सब विद्वान। तो बात कही तो गीता, तो गीता क्या हो गई? विशेष ग्रंथ हो गई। कुरान क्या हो गया? विशेष ग्रंथ हो गया। महाभारत विशेष ग्रंथ, रामायण विशेष ग्रंथ। समझ गए बात आप? इस तरह से मान लो और उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे अपन ने ले लिया, मान लो स्त्री, वह स्त्री कुछ भी कर सकती है ना, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। पिक्चर देखी हुई है क्या? स्त्री, लेकिन स्त्री का नाम दे दिया अपन ने सुनैना। क्या नाम दे दिया? सुनैना। अब ये क्या हो गई? ये हो गई विशेष हो गई। बात समझ रहे हो? तो जो शब्द केवल और केवल पूरी जाति का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं जातिवाचक, और जो उसमें से जब विशेष निकाल लिया जाता है तब वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक। जैसे एक शब्द बताता हूं, अब थोड़ा लेटेस्ट उदाहरणों की ओर चलता हूं। शब्द है मैं मोबाइल लाया। सीधा अगला प्रश्न आप क्या करोगे? कौन सा मोबाइल लाया? लाया कौन सा? सैमसंग, OnePlus, आईफोन, कौन सा लाया? यानी मोबाइल में तो दुनिया के तमाम मोबाइल शामिल हो गए, लेकिन जैसे ही उसने कहा मैं सैमसंग जो लाया, तो फिर सैमसंग बता दिया, एक बार ये विशेष हो गया। ठीक है, हम इस पर आगे और भी चर्चा करेंगे। क्या हो गया? ये विशेष हो गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लो मैंने कहा पर्वत। ठीक है, तो पर्वत में भी आपको पता है पर्वत श्रृंखला, कौन सी पर्वत की बात हो रही है? अरावली की बात हो रही है, हिमालय की बात हो रही है, किस पर्वत की बात हो रही है? बात समझ रहे हो आप? ऐसे ही मैंने कह दिया पंखा। ठीक है, पंखा, किस पंखे की बात हो रही है? तो पंखे की बात हमने कर ली, उषा पंखा की बात कर ली, खैतान की बात कर ली। यानी आप इसको समझें। मैंने कहा पेन, पेन शब्द में क्या है? बोला जातिवाचक है, लेकिन मैंने कहा रेनॉल्ड पेन, अब ये क्या हो गया? विशेष हो गया। अब ये क्या हो गया? विशेष हो गया, है ना। इसी तरह जैसे आपके नोट्स में और उदाहरण, हाँ अपने शहर हो गया, ठीक है, बहुत है, काफी है ये उदाहरण। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का ये अंतर समझें
तो आप जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे। जिस शब्द को सुनकर आपके दिमाग में ये चले, जैसे मैंने शब्द का नाम लिया, अब मैं कुछ एकदम अचानक से लेता हूं, जैसे बैग, बैग शब्द का नाम लिया, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपके दिमाग में सर ये तो दुनिया के तमाम बैग शामिल है, बिल्कुल शामिल है, लेकिन बैग की जैसे कंपनी बता दी तो अलग हो गया। टीवी, टीवी में दुनिया के तमाम टीवी शामिल है, लेकिन हमने जैसे मान लो कोई और नाम ले लिया, सैमसंग का नाम ले लिया, एलजी का नाम लिया। फ्रिज, दुनिया के तमाम फ्रिज शामिल है, लेकिन वही बात है एलजी, सोनी किसका। तो आपको जो शब्द संपूर्णता का बोध कराते हैं वो सारे जातिवाचक, और जिसमें से जो विशेष होगा वो व्यक्तिवाचक होगा। अब रही बात एक छोटी सी, अब बात क्या रही, देखो अब किसी के दिमाग में ये आया होगा, किसी के दिमाग में ये आया होगा कि सर आपने कहा गाय ये जानवर है, इसमें कौन सी संज्ञा है? तब मैं कहूंगा साहब इसमें जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। तो सर अगर इसमें जातिवाचक है तब तो इसमें गाय में तो फिर व्यक्तिवाचक होनी चाहिए, तो आपने तो गाय में जातिवाचक बताई है। देखो फिर गाय को हमने एक नाम दे दिया राठी गाय, कि मेरे पास गाय तो है, कौन सी गाय है? था किसी कंपनी वाली गाय है, मखन राठी गाय है। फिर उस राठी गाय को हमने नाम क्या दे दिया? श्यामा नाम दे दिया। इस प्रकार तो कुल मिला के मैं कहना यह चाहता हूं कि इस प्रकार की कंडीशन जहां आती है वहां पे वर्गीकरण जब आप करते जाओ, वर्गीकरण करते जाओ, वर्गीकरण करते जाओ, वर्गीकरण करते जाओ, तो जहां जाकर लास्ट में वर्गीकरण रुकता है, जहां जाकर लास्ट में वर्गीकरण रुकता है वो एक व्यक्तिवाचक होती है। उससे ऊपर वाली सारी की सारी किसमें शामिल हो जाती है? जातिवाचक में शामिल हो जाती है। यानी जानवर, गाय और राठी गाय, ये तीनों के तीनों किसमें शामिल हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने जातिवाचक में। और वर्गीकरण लास्ट श्यामा पे जाके रुका तो वो एक व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। सेम यही कंडीशन आपके आती है, जैसे मान लो मैंने नाम लिया मोबाइल, तो मोबाइल का नाम लिया जातिवाचक। फिर मैंने नाम लिया सैमसंग, तो सैमसंग भी क्या हो गया? जातिवाचक। क्यों? क्योंकि सैमसंग में फिर क्या हो गया? गैलेक्सी, ऐसा ही लिखा जाता है, वो गैलेक्सी सीरीज चलती है ना, गैलेक्सी का मतलब वो आकाश गंगा है ना, तो गैलेक्सी। फिर बोला गैलेक्सी में 7 सीरीज, बोला 7 सीरीज में 7 जो है प्रो है। फिर बोला 7 प्रो में जो है 7 एस प्रो है ना, एस सीरीज है, एस प्रो है, एस मेरे पास 11 है, यहां वर्गीकरण आके रुका। तो फिर ये एक व्यक्तिवाचक हो जाएगी और इससे ऊपर वाली सारी की सारी जो है वो जातिवाचक हो जाएगी। मेरी बात को समझना, जब इस प्रकार से वर्गीकरण चलता है ना, तो उसमें जहां जाकर वर्गीकरण रुकता है वो एक व्यक्तिवाचक है, उससे ऊपर वाली सारी जातिवाचक हो जाएगी। क्योंकि वर्गीकरण वहीं रुकेगा जहां व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी, उससे पहले ऊपर। क्योंकि जानवर में सारे जानवर है, गायों में सारी गायें हैं, राठी गाय में राठी जाति की सारी गायें आ गई, लेकिन श्यामा गाय में सिर्फ श्यामा गाय है। जैसे ही बोलेगा जा तू श्यामा को चारा डाल दे, समझ के बाद, तो वो जो बच्चे हैं उस घर के वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई वो व्हाइट कलर की गाय है, उसका नाम रख रखा है श्यामा, तो उसी को चारा डालना है। जा तू उन राठी गायों को चारा डाल दे। अब राठी तो सारी है, 500 की 500 राठी गाय हैं, तो किसको डालेगा? बात को समझना है ना, देसी उदाहरणों से समझा रहा हूं। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का ये अंतर समझ लो, दुनिया में जिंदगी में कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आप देखिए यहां परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, मैंने कहा ना विशेष शब्द को दिमाग में उठा लो, विशेष प्राणी विशेष स्थान का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अब देखना, अशोक लड़का है, प्रदीप लड़का है, नवीन लड़का है, मतलब मैं जातिवाचक, इसका जातिवाचक बोलूंगा तो ये क्या है? लड़के हैं, किरण लड़की है, गीता लड़की, यानी व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्ति शब्द में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। लेकिन ये विशेष व्यक्ति होने के कारण व्यक्ति हो गए, व्यक्ति में जातिवाचक है और ये हो गए सारे व्यक्तिवाचक। इसी तरह चीन, जापान, भारत, ईरान, ये देश हैं, तो देश शब्द में तो क्या? जातिवाचक। लेकिन एक देश विशेष जिसका नाम चीन है, जापान है, भारत है। नदी शब्द में तो क्या है? जातिवाचक। लेकिन एक नदी विशेष, गंगा, यमुना, सरस्वती, चंबल, बनास, ये विशेष हो गए। शहर जो हैं वो सारे के सारे जो हैं जातिवाचक हैं, लेकिन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये विशेष शहर हो गए। ग्रंथ में जातिवाचक, गीता, महाभारत, रामायण आदि जो हैं वो सारे के सारे किसमें? कुरान, बाइबल जो हैं वो सारे किसमें आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक। तो ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। जैसे पर्वत तो हिमालय, अरावली, सतपुड़ा। देखो अब कितना जल्दी समझा पा रहा हूं मैं, कितना जल्दी समझा पा रहा हूं, क्योंकि लॉजिक आपको वहां समझ आ गया। अब आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत किसको आएगी? हाँ, कल आप लोगों ने मेरा कहना भी माना, मुझे बढ़िया लगा कि मैंने ये बोला था कि कमेंट्स ज्यादा फालतू कमेंट्स करने में कोई मतलब नहीं रखा।
है ना। आपको कोई आपके मन में कोई बात है, कोई कुछ आप कहना चाहते हो, एक बार कह दीजिए, एक मैसेज में लिख के कह दिया, है ना। इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि साहब ये आज इस टॉपिक को इस तरह समझो। मैं आपको छोटा सा बता दूं, 2010-11 में 10-11-17 में जब हमने बीएड की थी, उस वक्त से लेकर 2013 तक की बात बता रहा हूं, 2-3 साल तक दो पेपर हुए थे उस बीच में। वर्ण टॉपिक जो था हमें नहीं आता था, मुझे नहीं आता था, मैं मेरे ही बताऊंगा। वर्ण टॉपिक आता ही नहीं था। वर्ण हर बार ये सगोस रटने पड़ते, माथाफोड़ी करनी पड़ती, टेंशन बहुत होती। और वर्ण के 2 क्वेश्चन 2 एग्जामों में कंटिन्यू अगर दोनों गलत होते थे, परेशान हो गए कि यार ये वर्ण बार बार रटना पड़ रहा है। लेकिन कहता है ना कि आप मर्या बिना स्वर्ग मिल ही को नहीं। तो आखिर एक दिन आपको ही मरना पड़ा। और एक दिन 2-3 मित्र हैं हम, आज दोनों तीनों ही हम एक फर्स्ट ग्रेड, एक वाइस प्रिंसिपल बन चुके हैं, और एक सेकंड ग्रेड है, मैं भी सेकंड ग्रेड हूं। लगभग हमारा पूरा सर्कल टीचर में ही है, ये खास बात है। तो बैठे और इस वर्ण टॉपिक को वो कहते हैं सुपड़ा ही साफ कर दिया, एकदम तिचो पांत हस्वरा सगोसा सारा सेट कर लिया 1.5 पन्ने में। और उसके बाद इसको इतना घोटा इतना पढ़ाया कि आज ये उंगलियों पे है। यही है, करत करत अभ्यास है। तो इसीलिए आप कमेंट उतना ही करें जितनी जरूरत है। किसी कुछ पूछना है तो पूछा, दूसरा बता देगा, बस बाकी से समझे। तो महीना जातिवाचक है, लेकिन जनवरी मार्च ये महीने विशेष हैं। नक्षत्र जो है वो नक्षत्र शब्द में सारे नक्षत्र शामिल हैं, लेकिन अक्सर पूछते हैं सर सूर्य में कौन सा है, चंद्रमा में कौन सा है, मंगल में कौन सा है, तो नक्षत्रों के नाम। इसके अलावा देखो, जैसे त्योहार है, स्थान है, जानवर हैं, वस्तु है, समाचार पत्र है। इसके अलावा ऐतिहासिक युद्ध, ऐतिहासिक जो युद्ध है, मान लो युद्ध शब्द में जातिवाचक है, लेकिन तराइन का युद्ध ये क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक। लेकिन साहब तराइन के 2 युद्ध हुए थे, तो अब क्या हो जाएगा, तराइन का युद्ध है ना वो भी जातिवाचक हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, अब वो अलग अलग स्पेशल बन गए। उसके बाद उसका डिवाइडेशन नहीं हो रहा, वर्गीकरण नहीं हो रहा। तो तराइन का प्रथम युद्ध में व्यक्तिवाचक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में व्यक्तिवाचक है, लेकिन तराइन के युद्ध में जातिवाचक है और युद्ध में जातिवाचक है। मैंने कहा ना वर्गीकरण करके देख लो, जहां वर्गीकरण रुका वहीं, ठीक है। तो विशेष इसी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, समझ गए। याद रखना इस शब्द, मैं ये शब्द पकड़वाता हूं बच्चों को कि इसको पकड़ लो। व्यक्तिवाचक मतलब विशेष। मुझे आज जो है पुरस्कार मिला, जातिवाचक है। कैसे पुरस्कार, कौन सा मिला, भारत रत्न मिला, पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण मिला, कौन सा मिला। समझ गए बात को। हर चीज में आपको लॉजिक, आपको आपके आसपास कोई सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है, सर मैं लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा हूं, लाइब्रेरी जातिवाचक है। सर यहाँ पे काफी कुर्सी जातिवाचक है, बहुत सारी कुर्सियां पड़ी होगी आसपास। सर यहाँ पे जो है मोबाइल जातिवाचक है ही। सर किताबें, किताब शब्द जातिवाचक है। बात समझ गए। एक चीज और पकड़वा देता हूं, कोई भी संज्ञा हो, क्या हो, कोई भी संज्ञा हो, आगे मैं बताऊंगा विस्तार से, अगर वो संज्ञा क्या हो, बहुवचन में हो, किताबें, त्योहारों, है ना, त्योहारों, स्थानों, जानवरों, वस्तुओं, बहुवचन में हो तो 100% वहां जातिवाचक ही होती है। समझ गए। फिर तो 100% वहां जातिवाचक ही होती है। आगे हम बात करेंगे, इतना डीप नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो समझ गए आप व्यक्तिवाचक। याद रखें व्यक्तिवाचक संज्ञा निरर्थक होती है। ये जो लाइन है ना, पहले कहीं पर भी किताबों में नहीं आती थी। जब हम पढ़ते थे किताबें बहुत लाते थे, लेकिन ढंग की किताब नहीं मिल पाती थी उस वक्त, है ना, तो निरर्थक होती है। लेकिन ये चीज कहां मिली, ये सबसे पहले आज तो किताबों में आने लग गई है, आज तो किताबों में आने लग गई है। कामता प्रसाद की किताब में लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा निरर्थक होती है। अब बोला निरर्थक कैसे होती है, मैं बताता हूं निरर्थक कैसे होती है। इस चीज को समझ लेना। नदी और एक है गंगा, ये क्या बोल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है निरर्थक होती है और जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो सार्थक होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप सुरेश को, सुनते जाना मेरी बात को, सुरेश को मोहन नहीं कह सकते, मोहन को सोहन नहीं कह सकते, सोहन को कैलाश नहीं कह सकते, है ना, नरेंद्र सर को गौरव सर नहीं कह सकते, गौरव सर को नरेंद्र सर नहीं कह सकते, सीमा को कविता नहीं कह सकते तो कविता को सीमा नहीं कह सकते, है ना। इस तरह से इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये उस व्यक्ति के लिए रूढ़ नाम है। लेकिन आप जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, वो सार्थक होती है। आप वो जातिवाचक शब्द हैं और उन जातिवाचक शब्दों का नामकरण कर सकते हो। बोला सर कैसे कर सकते हैं, नदी को तो नदी के नहीं समझे नहीं। जैसे मान लो गाय शब्द था, जातिवाचक था, थाक नहीं था, और ये एक गाय
ये 2 गाय, ये 3 गाय हैं, 3 गाय आपके पास हैं। आपने इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी। तो आपने जो जातिवाचक है उन जातिवाचक को अलग अलग नामकरण दे दिया। जातिवाचक का नामकरण कर सकते हो लेकिन व्यक्तिवाचक का नामकरण नहीं हो सकता। समझ गए बात आप? अब जातिवाचक संज्ञा देखो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति, वही शब्द आता है कौन सा? संपूर्ण, अथवा पूरे वर्ग का बोध कराने वाली संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे प्राणी शब्द है, जैसे मनुष्य। अब मनुष्य, अब जो शब्द आ रहे हैं ना उन पर गौर करना कि वो जातिवाचक है। लड़की में दुनिया के तमाम लड़कियां शामिल है, दिमाग में ये सेंटेंस ले, दुनिया के तमाम, दुनिया के तमाम, दुनिया के तमाम, है ना। स्त्री, दुनिया के तमाम स्त्रियां, पुरुष, पशु, गाय, घोड़ा, पक्षी, है ना, मोर, चिड़िया, दुनिया की तमाम चिड़िया, दुनिया की तमाम बहनें, तमाम भाई, तमाम अध्यापक, तमाम किसान, तमाम माली, तमाम चोर, तमाम घड़ियां, तमाम कलम, तमाम टेबल, तमाम कुर्सी, सारे शिक्षक, सारे वकील, सारे मंत्री, है ना। ये सारी चीजें मतलब जो संपूर्णता का बोध कराता है। जैसे आज हमें सर पढ़ाने आ रहे हैं, कौन से सर? 2 दिन तक गौरव सर ने जो है सस्पेंस रखा। सर कौन से? जातिवाचक, ठीक है। अब हो गया कि चारण सर, अब क्या हो गया? विशेष हो गया। समझ गए बात? अब यही चलता है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर प्राकृतिक आपदाओं में क्या होता है? प्राकृतिक, वर्षा भी भाई वर्षा है, इसको प्राकृतिक आपदा में शामिल करेंगे। तूफान है, बिजली है, भूकंप। अब आपको ये चीज समझ आए नहीं आए, लेकिन ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। और प्राकृतिक आपदाओं में कभी भी मत कर देना, क्या नहीं कर देना? व्यक्तिवाचक मत कर देना कि भूकंप तो एक ही होता है, स्पेशल होता है, कुछ नहीं है। ये प्राकृतिक आपदाएं सारी किस में आती है? जातिवाचक में। अन्य जैसे पहाड़, नदी, समुद्र, भवन, सागर, गांव, विद्यालय, सारे के सारे होते हैं। और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? सार्थक होती है। क्या होती है? सार्थक होती है। बात समझ गए? तो यह तरीका है। एक बार मैंने समझा दिया ना, अब गड़बड़ नहीं होगी। अब इसके भेद की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यवाचक की। किसकी बात करते हैं? द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक को समझना, द्रव्यवाचक को, हाँ ठीक है, टाइम है अपने पास, अभी बोर तो नहीं हो रहे। मैं थोड़ी सी क्लास चाहता हूं कि 2 क्लास में संज्ञा हो जाए, तो मुझे ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, मारवाड़ी में क्या और वो नहीं मिलना चाहिए कि सर क्लास छोटी लिया करो। आराम से ले ले, ताकि क्लास में, एक क्लास में जितना मैटर देना है बढ़िया दे दें, है ना। पढ़ने में आलस मत किया करो। देखो द्रव्यवाचक, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। और कई बच्चे इसको द्रव पढ़ते हैं। द्रव होता है ना, वो क्या होता है? लिक्विड होता है। तो ये लिक्विड नहीं है, ये क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। द्रव्यवाचक को अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो परिभाषाओं से पहले मैं 3 चीज बताता हूं, वो दिमाग में रखो। सबसे पहले याद रखो कि ये सदैव प्रकृति से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? प्रकृति से प्राप्त होती है। दूसरी बात याद रखो, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। और तीसरी बात ये याद रखो, इनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है। इनसे दूसरी नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है। ये देखिए 3 बातें ध्यान रख लो, द्रव्यवाचक कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। और इसमें पहला वाला पॉइंट तो बहुत जबरदस्त है, प्रकृति से प्राप्त है, बस खत्म कहानी। अब देखो धातु, एक बात याद रखना, ये जातिवाचक के भेद हैं। तो आपको ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा मैं बता देता हूं। सर धातु तो जातिवाचक है, क्योंकि धातु में तो चांदी, पीतल, तांबा सारे होते हैं, और एक धातु विशेष पीतल, एक धातु विशेष पीतल, तो सर ये तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए, ऐसा आपके दिमाग में आएगा। लेकिन ध्यान रखें, ये जातिवाचक ही है। धातु सब जातिवाचक बिल्कुल है, लेकिन विशेष का बोध कराती है तो बिल्कुल वो व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन साथ में विशेष का बोध कराने के साथ साथ में ये क्या है? ये प्रकृति से प्राप्त है, एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, प्लस इनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे सुरेश है, उस सुरेश से दूसरी वस्तुओं का निर्माण नहीं होगा, है ना। मोहन है, उससे दूसरे, जैसे रिनॉल्ड पेन है, उससे दूसरी वस्तुओं का निर्माण नहीं होगा। इस बात को भी समझ लेना, ठीक है, कहीं ऐसी बात दिमाग में ना आए, क्योंकि अभी तो मैं बताता हूं और भी आपके दिमाग में कई चीजें आएगी। तो अब देखो आप, जैसे लोहा, जितने भी धातु है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सारी चीजें क्या है? प्रकृति से प्राप्त होती है। अब आप मुझे बताओ, तो पहली बात तो ये हो गई, ये प्रकृति से ही प्राप्त होती है, बात खत्म हो गई। दूसरी चीज आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि सर एक क्वेश्चन वाली बात बताओ। बिल्कुल, आपके पास अगर इतना सा सोना है
तो भी आप क्या कहोगे, मेरे पास सोना है। आपके पास इतना सारा सोना है, तब भी आप क्या कहोगे, मेरे पास सोना है। आप ये नहीं कहोगे मेरे पास सोने हैं, ऐसा नहीं कह सकते। यानी ये सदैव एकवचन में प्रयुक्त होता है। दूसरा, जैसे पेय पदार्थ की बात कर रहे हैं, मेरे पास जो है ना थोड़ा दूध रखा है, चाय बना दे। अब मेरे पास दूध ज्यादा है, मेरे पास बहुत सारा दूधा रखा है। मेरे पास दूध नहीं, दुद्धा है। दुद्धा कैसे है, क्योंकि मेरे पास तेरे से ज्यादा है, इसलिए तो दुद्धा होगा क्या, या दूधों। आज मैंने दूधों से स्नान करवाया भोलेनाथ को, नहीं होगा ना, क्योंकि एक वचन में रहते हैं हमेशा। आज घी, अब घी का बहुवचन घिया बनाओगे क्या, गड़बड़ हो जाएगी पूरा ही, है ना। तेल, आज मेरे पास हमने बहुत सारे तेलों को गिरा दिया, नहीं होगा ना। ये सदैव एक वचन में रहते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सर जो दूध है, इसी तरह और बताता हूं आपको, जैसे मान लो रेशम, ठीक है, जैसे मान लो ऊन, जैसे मान लो शहद, ठीक है, रेशम, ऊन, शहद, ये सारी चीजें भी जो है प्रकृति से प्राप्त होती है। सर क्या बात कर रहे हो, ऊन प्रकृति से कब प्राप्त होती है, ऊन तो भेड़ से प्राप्त होती है। तो भेड़ पर प्रकृति रंग कोनी की, सर दूध तो गाय से प्राप्त होता है। अरे ये भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। फिर तो कह देगा सर पानी तो नदी, तालाब, समुद्र से प्राप्त होता है तो प्रकृति का ही हिस्सा, है ना। इसी तरह शक्कर, गेहूं, चावल खेत से प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीजें जो प्रकृति से प्राप्त होती है, इनसे नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। वो सारी क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। और हाँ, एक चीज और रह गई थी, नॉन काउंटेबल। मेरे पास 5 दूधा है, मेरे पास 4 सोने हैं, मेरे पास 3 पीतल हैं, ऐसा बोलते हो क्या, ये नॉन काउंटेबल हैं। इन संज्ञाओं को आप या तो नाप या तोल या माप, है ना, माप तोल सकते हो, नाप क्या छोड़ो, माप तोल सकते हो। आप इस दिमाग में यूं बिठा लो, माप और तोल। आप इनको काउंट नहीं कर सकते, द्रव्यवाचक संज्ञाओं को कभी भी आप काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद है समुदायवाचक, या इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इसके बारे में भी मैं बताता हूं, आप 2 ही बात ध्यान में रख लो। पहली, सदैव एक वचन में, सदैव एक वचन में रहेगी। दूसरा, हमेशा ये नाम आपको किसी समूह का बोध कराएंगे। क्या करवाएंगे, समूह का बोध करवाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये अकेला तो नहीं है, इसमें क्या है, समूह का बोध हो रहा है, ऐसा लगेगा। जैसे मैंने कहा, मैं जैसे ही जयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा, मैंने देखा कुत्तों का एक झुंड तेजी से मेरी ओर बढ़ रहा था। तो झुंड शब्द में क्या होगा, एक कुत्ता नहीं है, मतलब काफी कुत्ते हैं, प्लस एक वचन में मेरे पास कुत्तों के झुंडे आ रहे थे। ऐसा बोलूंगा, झुंडे नहीं बोलूंगा ना, नहीं बोलूंगा। क्यों, क्योंकि सदैव एक वचन है ना। दल जो है ना, दल, गिरोह, मतलब चोरों का गिरोह सक्रिय, गिरोह मतलब एक नहीं अधिक है। सभा हुई है, मीटिंग हुई है, कोई मान लो हुई सभा है, रैली है, इनमें अकेले का बोध नहीं होता। सेना आ रही है, अब चाहे उसमें 5 सैनिक आ रहे हो, चाहे 5,000 आ रहे हो, सेना आ रही है, ठीक है। ऐसे ही हम बोलते हैं पुलिस आ रही है ना। ऐसे ही कक्षा का मतलब समूह है, गुच्छा का मतलब समूह, ढेर मतलब समूह, श्रृंखला मतलब समूह, है ना। मंडल, बीकानेर मंडल, तो मंडल का मतलब उसमें और भी हैं। जत्था, काफिला आ रहा है, जत्था आ रहा है, गिरोह हो गया, समिति, दरबार, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें। ऐसे ही और देखो, जैसे गड्डी, है ना, जैसे चट्टा, है ना, गड्डी, चट्टा, गुच्छा हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे, हाँ चलो इतना तो बहुत है, ठीक है। काफिला, गिरोह, परिवार लिख दिया क्या मैंने, परिवार नहीं लिखा हुआ, एक परिवार, ये भी क्या है, समूह। तो वे शब्द जो एक वचन में प्रयुक्त होकर एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे कहलाते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा। इसके अलावा आपको इस संज्ञा से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के वर्ग का बोध होता है, इसके अलावा आपको कोई गलती नजर आएगी ही नहीं।
अब आती है भाववाचक संज्ञा। मैं फिर बता दूं, जैसे ही आज ये टॉपिक पूरा नहीं होगा, कल की क्लास में ये टॉपिक पूरा होगा। जैसे ही कल क्लास में टॉपिक पूरा होगा, इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप जीजीडी पर मिल जाएगी। ठीक है, आज आपको नहीं मिलेगी, टॉपिक पूरा होने के बाद ही मिलेगी। ऐसा नहीं सर आप आधा करवाए तो आज कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपको नेक्स्ट डे पूरा टॉपिक हुआ, पीपीटी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो इसके लिए बार बार नहीं कहना पड़े, आप जरूर विशेष ध्यान रखें इस चीज का। अब आइए भाववाचक। ध्यान किधर है? इधर देखो, इधर बस भाववाचक लास्ट है आज की क्लास में, ध्यान से समझो इसको, क्योंकि यही है 90% भाववाचक संज्ञा से प्रश्न आते हैं, 10% आते हैं बाकी 3 से। सबसे पहले आप इनको यूं याद रखो, इनको सिर्फ महसूस किया जाता है, स्पर्श नहीं कर सकते आप। ये स्पर्श नहीं की जाती और सदैव एकवचन में ही प्रयुक्त होती। ये 3 बातें दिमाग में रख लो। समझ गए बात? आप 3 बातें आप दिमाग में रख लो। अब आप देखो, भाव मन की फीलिंग्स है। आप कहीं जा रहे हो, एक लड़के ने आपको गाली दी, जैसे ही गाली दी तो आपको क्या आया? आपको क्रोध आया। क्या आया? क्रोध आया। क्रोध या नहीं आया? या फिर ऐसा होगा, पहले टांगे धुजेगी, फिर पेट में गुड़गुड़ बोलेगा, फिर दिमाग अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। आपको तुरंत आएगा क्रोध। क्या आप इस क्रोध को छू सकते हो? क्या आप इस क्रोध को नहीं छू सकते? महसूस कर सकते हो, स्पर्श नहीं कर सकते। अच्छा, क्रोध एक वचन में प्रयुक्त होगा, मुझे क्रोधे आ रहे हैं, क्रोधे, ऐसा तो नहीं होगा। क्रोध, ठीक है, तो ये क्या है? गुस्सा। या फिर उसने गाली दी तो आपको उस पर बड़ा प्रेम आया, ओ हो क्या गाली दी है, ऐसा होगा प्रेम। इनको आप छू नहीं सकते, तो ये क्या है? भाव है, स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे ही मान लो आप पेपर आपने रीट का रिजल्ट आने वाला है, मैं सिर्फ हास्य में ले रहा हूं इसको, अदर वे मत लेना। रीट का रिजल्ट आने वाला है, एकदम से रीट का रिजल्ट आया और आपका छोटा भाई, आपकी बहन दौड़ते हुए आई और आके कहा तेरा सिलेक्शन हो गया। भाई साहब, संसार की सबसे बड़ी खुशी, ओ हो पूछो ही मत। इतनी खुशी जैसे गोविंदा कहता है ना, तो खुशी हुई, पूछो ही मत। इस खुशी को छू सकते हो क्या? नहीं, महसूस कर सकते हो। अभी भी आप महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अरे उसने 2 मिनट कहा, अरे रुक 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 तेरी, अरे यार ये तो तेरे पास वाले के रोल नंबर है। ओ हो, खुशी किस में बदल गई? गम में बदल गई। राम राम राम, मार मन में कितनी गाड़ा निकाली मैंने। तो खुशी, उस गम को छू नहीं सकते आप, नहीं छू सकते। ठीक है, एक बच्चा हो, एक आम होता है, आम बड़ा मीठा होता है। ओहो, पूछो ही मत, गर्मियां आ गई है, आम तो आएंगे ही। पाली में साइड तो आ चुके हैं, पाली उदयपुर साइड, मिठास, आम में बड़ा मिठास होता है। क्या आप इस मिठास को छू सकते हो? क्या नहीं छू सकते। अब आम को छू लोगे, लेकिन मिठास नहीं छू सकते, नहीं छू सकते ना आम। इसी तरह से इमली जो होती है वो खट्टी होती है, उसमें खटास होता है। क्या आप खटास को छू सकते हो? क्या नहीं छू सकते। क्यों नहीं छू सकते? जीभ पकड़ लिया, अरे सर खटास ने छू लियो, मिठास ने छू लियो। अरे जीभ पकड़ी है, मिठास खटास नहीं छू। इसी तरह हमारे बीकानेर में क्या भुजिए चलते हैं, तो हमारे बीकानेर वालों ने एक शब्द बना दिया, चरकास। मैं आपको बता दूं, इस तरह का कोई शब्द नहीं होता है, वो नमकीन होते हैं, लेकिन चरकास कुछ नहीं होता है। हम क्रिएटिव में, मैंने बताया ना, गर्द से गड्ढा, गड्ढे से खड्डा, खड्डे से खडार, आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे। इसी तरह से एक कोई व्यक्ति बूढ़ा है, तो उसके बुढ़ापे को छू सकते हो क्या? बोला बुढ़ापे को छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते, बिल्कुल नहीं छू सकते हो आप। कैसे? क्या सर छू कैसे सकते हैं? ऐसे दांत दिखा देंगे, ये देखो बुढ़ापा ऐसा होता है, दांत होते नहीं है, दूसरा रहता है। नहीं, आप बूढ़े व्यक्ति को छू सकते हो, बुढ़ापे को नहीं छू सकते। आप किसी बच्चे के बचपन को छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। ऐसे पकड़ के उठा लिया, ये देखो सर बचपन ऐसा होता है, ऐसे उठा सकते हो क्या? नहीं उठा सकते। बच्चा है, उसके बचपन को नहीं छू सकते। इसी तरह से कोई लड़का है, उसके लड़कपन को नहीं छू सकते। कोई युवा है, युवा से एक शब्द बनता है यौवन, उस यौवन को नहीं छू सकते, है ना। इसी तरह से मान लो सुख, जीवन में सुख और दुख तो हैं, आते रहते हैं। क्या सुख दुख को कभी छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। ये तो जीवन में आते जाते हैं। क्या सर ये इनको आते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब की बार कमरे में अंदर लेके ऐसी धुलाई करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि सुख दुख आते रहते हैं, अब की बार पकड़ के रख लोगे, नहीं छू सकते आप। इसी तरह से कोई व्यक्ति ईमानदार है, क्या उसकी ईमानदारी को छू सकते हो क्या?
किसी तरह से कोई व्यक्ति बेईमान है, उसकी बेईमानी को छू सकते हो क्या? इसी तरह से कोई चोर है, वो चोरी करता है क्या, उसकी चोरी छू सकते हो क्या? माता होती है, उसका ममत्व होता है क्या, ममत्व को छू सकते हो क्या? इसी तरह पिताजी होते हैं, उनकी डांट होती है, पिताजी के पल्ले डांट ही पड़ी है, क्या उस डांट को छू सकते हो क्या? है ना। इसी तरह से कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसकी सुंदरता या फिर उसके सौंदर्य को छू सकते हो क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं छू सकते। गेंद गोल होती है, क्या उसकी गोलाई को छू सकते हो क्या? बोलो नहीं छू सकते हैं। क्या आपने चढ़ान देखी होगी, चढ़ाई को नहीं छू सकते हो। आप किसी भी चीज की लंबाई या चौड़ाई को छू सकते हो क्या? बोला नहीं छू सकते। इंसान होता है तो उसमें इंसानियत होनी चाहिए, क्या उसकी इंसानियत को आप छू सकते हो क्या? कोई व्यक्ति पशु की तरह व्यवहार करता है, क्या उसकी पशुता को आप छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते हैं, है ना। किसी चीज की ऊंचाई होती है, क्या उसकी ऊंचाई को आप छू सकते हो क्या? आप बोलोगे सर नहीं छू सकते हैं, है ना। इसी तरह से जो कोई व्यक्ति बांका होता है, क्या उसके बांकपन को छू सकते हो क्या? बांकापन मतलब नौजवान एकदम, है ना, ठीक है। इसी तरह से कोई व्यक्ति जो मोटा होता है तो उसके मोटापे को छू सकते हो क्या? बोले सर मोटापा होता है ना, वो जो भी होता है मोटापा, क्या उसके मोटापे को छू सकते हो क्या? मोटापा तो वैसे भी नहीं छुआ जाता है ना, कहाँ से छू लोगे मोटापा, है ना। ऐसे ही जैसे अपने क्या नाम है, हाँ, कोई व्यक्ति अगर मान लो सफेद है, कोई चीज सफेद है तो उसकी सफेदी को नहीं छू सकते। कोई चीज अगर लाल है तो उसकी लालिमा को नहीं छू सकते। कोई चीज हरी है तो उसकी हरीतिमा को नहीं छू सकते। कोई कालीमा को नहीं छू सकते, है ना। तो इन चीजों को आप कभी भी नहीं छू सकते। इसी तरह लाल से लाली शब्द बन जाता है, इसको नहीं छू सकते आप। जैसे किसान होता है तो किसान क्या करता है, किसानी करता है, आप उस किसानी को नहीं छू सकते। पंडित होता है वो पांडित्य करता है, उस पांडित्य को नहीं छू सकते। नौकर होता है वो नौकरी करता है, नौकरी नहीं छू सकते। चाकर होता है वो चाकरी करता है, उस चाकरी को नहीं छू सकते, है ना। भाई होता है उसके भ्रातृत्व को नहीं छू सकते। समझ गए होंगे बात, बहुत से उदाहरण मैंने आपको बताए। तो भाववाचक संज्ञा जो होती है वो सिर्फ महसूस की जा सकती है, उन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता। समझ गए बात, अब उन्हें छुआ नहीं जा सकता, सदैव एकवचन में प्रयुक्त होती है। सर बिजली को छू सकते हैं, छू तो नहीं सकते, तो ये भाववाचक में आएगी क्या? बिजली को महसूस नहीं कर सकते, नहीं सर महसूस होती है छूने के बाद। तो एक बार महसूस कर ले, परमानेंट इलाज, जिंदगी में संज्ञा पढ़नी नहीं पड़ेगी। दी एंड, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। तो जन्मदिन मुबारक हो। अब सर बिजली में कौन सी संज्ञा, भाई छू के देख ले, पता वो खुद बता देगी मैं इसमें ये संज्ञा हूं, वो खुद बता देगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनका कोई जवाब नहीं होता। बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो अब देखिए भाववाचक संज्ञा, मैंने कहा ना, अब मैंने एक नया तरीका निकाला है इस प्लेटफॉर्म पर कि एक पीपीटी खाली रखो, उसमें अपनी इच्छा से समझा दो और फिर दूसरी पीपीटी में लिखा हुआ समझा दो, जिससे कोई ये नहीं कहेगा कि यहां लिख के लाता है पहले, क्योंकि और दूसरा आनंद जो है वो उसमें पढ़ाने में आता है। देखो मैंने अपने मन से जो मन में आया वो लिखा। यहां पर क्या स्क्रिप्टेड है सारी वही चीज है। इसे कहते हैं स्वभाव वाली संज्ञा। क्या बोलते हैं इसे? स्वभाव वाली संज्ञा। मतलब स्वभाव वाली संज्ञा, समझ रहे हो बात आप? भाव, इसमें भाव इंपॉर्टेंट। किसी पदार्थ का गुण है, दशा है, भावों का बोध करवाने वाली संज्ञा भाववाचक कहलाती है। इसे हम देख नहीं सकते परंतु महसूस कर सकते हैं। अब देखना वही सारी चीजें, सुख दुख, जवानी, बुढ़ापा, इनमें से एक भी नाम है जिसे आप छू नहीं सकते। कुरूपता, सर्दी, गर्मी, इनको भी नहीं छू सकते। आप किसी की उन्नति देखकर जलते हो, लेकिन उन्नति को पकड़ के रोक तो नहीं सकते ना आप। पढ़ाई, प्रेम, घृणा, क्रोध, मानवता, शैतानी, स्वतंत्रता, परतंत्रता, घबराहट, मुझे आज बड़ी घबराहट हो रही है, इसको आप छू नहीं सकते। भिन्नता, शत्रुता, है ना। इसी तरह से मित्रता, इसी तरह डर, इसी तरह से भय, इसी तरह से शौक, है ना। मैं आपको हजारों नाम इस तरह के बता सकता हूं। क्यों बता सकता हूं? क्योंकि रट्टे नहीं मारे, इन चीजों को समझा, इन चीजों को समझा, और समझने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं मैं इस तरीके तक पहुंचा कि हाँ, इस संज्ञा को इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। तो ये तो हुआ संज्ञा का बेस्ट पार्ट, बेसिक पार्ट, जिससे हमें संज्ञा समझ आ गई। लेकिन अभी संज्ञा जितनी यहां है उससे ज्यादा पड़ी है। तो सर अब तो क्या है, आपने पूरी करवा दी? नहीं, अभी तक संज्ञाओं को कन्वर्ट करना, संज्ञाओं का निर्माण, ये बहुत मेन मैटर करता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और जो अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, जब भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी,
व्याकरण की, तो उसके साथ व्यवस्थित नोट्स देंगे। लेकिन ये पीपीटी जो है वो भी आपको जरूर मिलेगी, आप निश्चिंत रहें, आपको पीपीटी जरूर मिलेगी टॉपिक खत्म होने के बाद। और अपनी टेस्ट सीरीज जो है वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर स्टार्ट होगी, जिसके बारे में आपको बाद में जानकारी दे देंगे। तब तक आप आराम से एक बार क्लास पढ़ते रहो और समझे मेरे साथ बाकी टेंशन मत ले, पूरा मैं आपका एकदम बच्चों की तरह ध्यान रखूंगा और पूरे व्याकरण बढ़िया तरीके से होगी। थोड़ा सा धीरज रखें, बार बार सवाल ना पूछें, हमें पता है कि कब क्या क्या करना है, आपके पूछने से जल्दी नहीं होगा, ठीक है। आपको बेस्ट तरीके से कंटेंट पे जोर दें कि हाँ समझा रहे हैं, वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।